हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहीन नाज है और आज मैं थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें मेरा ये थर्ड लेक्चर है जो कि एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिटरेचर के थीम्स हैं, जो किंग्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इससे पहले आपने मेरे रोमन लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले रोमन और ग्रीक लिटरेचर को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दो लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो वो वीडियोस भी देखना बहुत ज़रूरी है, वो देखें, वो मैंने बहुत डिटेल से बनाई है, उनकी हर चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और मेरी हर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग तो हमारी यही एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसमें जो मेन है सब हेडिंग्स है वो क्या है, आउटलाइन हमारी क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोग वहाँ पे कितने ट्राइब से और जो है वो किन किन ट्राइब से और किन किन इलाकों से लोग वहाँ पे आए ब्रिटेन में, और यहाँ के जो है वो उस पूरे एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान वहाँ पे किंग कौन कौन से थे वो डिस्कस करेंगे। और एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के थीम्स क्या थे, पोइट्री के बारे में बात करेंगे, जो रिलीजियस पोएट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और किस तरह से प्रोज़ राइटिंग, इंग्लिश प्रोज़ राइटिंग का आगाज़ इस एज में किस तरह से हुआ। ठीक है, और उसमें किस जो है वो पोएट ने किस प्रोज़ राइटर ने या किस किंग ने अहम किरदार अदा किया, और जो फेमस प्रोज़ राइटर हैं इस एज के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी मेन जो है वो आउटलाइन है जो आपके सामने नुमाया हो रही है। ठीक है, तो एंग्लो सेक्सन जो पीरियड है ये 670 एडी से स्टार्ट होता है और 1100 एडी तक जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ अपने माइंड में रखनी है। तो आपको बता दूं कि 410 में जो रोमन्स थे वो वापस चले गए थे। ठीक है, और 450 मतलब कि 5th सेंचुरी के मिड में यहाँ पे एंगल और सेक्सन्स और ज्यूड्स आ गए थे। ठीक है, अब आए तो ये 450 में थे, लेकिन 670 से फिर किस तरह से एंग्लो सेक्सन का पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि 670 तक इन्होंने उस पूरे ब्रिटेन पे ऑक्यूपेशन हासिल कर लिया था। पूरी तरह से उनके जो ब्रिटेन्स के मामलात थे उनमें जो है वो पार्टिसिपेशन इन्होंने शुरू कर दी थी। इसलिए ये पीरियड 670 एडी से स्टार्ट होता है और 1100 एडी तक ये जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश पीपल की जो हिस्ट्री है उनके बारे में। यहाँ के सबसे पहले जो बाशिंदे थे वो ब्रिटन्स थे, जो सबसे पहले यहाँ पे रहा करते थे वो ब्रिटन्स थे और ब्रिटेन में रहा करते थे। ठीक है, और उनको सेल्टिक ब्रिटन्स भी कहा जाता था, एंशियंट ब्रिटन्स भी कहा जाता था, और वो वहाँ के इंडिजिनस सेल्टिक पीपल कहलाते थे, वहाँ के मकामी बाशिंदे ये थे। ठीक है, अब ये जो आइलैंड जिसको हम आज इंग्लैंड कहते हैं, उसको सबसे पहले दो ग्रुप्स में जो है वो इन्वेट किया था, उस पर जो है वो रहना शुरू किया था या हमला किया था। ठीक है, अब वो दो ग्रुप कौन से थे, पहला था सेल्ट्स। ठीक है, जिनको हम बाइथन भी कहते हैं और जिनको हम आज के दौर में ब्रिटन्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हैं गाइल्स। अब गाइल्स कौन से थे, ये जो लोग थे वो आइलैंड पे जो है वो इन्होंने बसेरा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इस तरह से ये आपको पता चल गया है कि ब्रिटन्स और सेल्ट्स ये दोनों एक जो मतलब कि ना एक ही लोग थे, एक ही किस्म के लोग थे जिनके लिए ये दोनों नाम यूज़ किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटन्स अंडर रोम रूल, मतलब कि रोमन एम्पायर ने यहाँ पे भी आपको पता है ब्रिटेन पे भी ऑक्यूपाई उन्होंने कर लिया था, ब्रिटेन को भी पूरा ऑक्यूपेशन हासिल कर लिया था। तो वो कब किया था, इन 443 एडी में रोमन ने पूरे ब्रिटेन पे ऑक्यूपेशन जो है वो हासिल कर लिया था। और ये ऑक्यूपेशन कब से कहाँ तक जारी रहा, ये 43 एडी में उन्होंने जो है यहाँ पे कब्ज़ा किया और फिर 410 एडी में वो वापस चले गए ब्रिटेन को छोड़ के। अब इसको छोड़ने की वजूहात क्या थी, सबसे पहले ये कहते हैं कि यहाँ से रोमन सोल्जर्स चले गए क्योंकि उनको बारबेरियन जो ट्राइब्स थे, ठीक है, उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो हमले इनको फेस करने पड़ रहे थे, इस वजह से वापस चले गए। दूसरी वजह ये थी कि इनको अब अपने डिफेंसेस को लुक आफ्टर करना
था, ठीक है, इसलिए वापस चले गए थे। और जो थर्ड रीज़न था वो ये था कि इन्होंने अपने रोम में अब क्रिश्चियनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करना था, अपनी क्रिश्चियनिटी को बचाना था, इसलिए वह वापस चले गए, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो वापस चले गए। अब हम एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रिटेन में ब्रिटन्स रहा करते थे और उन पे अटैक कौन किया करते थे? पिट्स, जिसको हम स्कॉटिश पीपल कहा करते थे, ये उन पे अटैक किया करते थे। तो इन्होंने अपनी मदद के लिए जर्मैनिक ट्राइब्स को बुला लिया। अब ये जर्मैनिक ट्राइब्स कहाँ पे रहा करते थे? ये स्वीडन और डेनमार्क के साहली इलाकों पे रहा करते थे, ये 3 ट्राइब्स, ठीक है। इन्होंने अपने जो है वो ब्रिटन्स ने इनको अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। अब ये ट्राइब्स यहाँ पे आ गए, ब्रिटेन में आ गए, इन्होंने यहाँ पिट्स को, स्कॉटिश पीपल को भगा दिया, ठीक है। और इस तरह से जर्मैनिक ट्राइब्स ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटन्स के साथ रहना शुरू कर दिया और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरे ब्रिटेन पे जो है वो ऑक्यूपेशन हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया। अब ज्यूट्स का जिक्र हमें बहुत कम मिलता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ज्यूट्स वो तादाद में बहुत कम थे, तो वो वैसे ही ख़त्म हो गए, ठीक है। एंगल और सैक्सन्स रह गए थे और एंगल्स। अब लैंड ऑफ एंगल्स से ही आगे जो है वो इंग्लैंड का वर्ड निकलता है, जिसको आप आज कहते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से लैंड ऑफ एंगल्स मतलब कि इंग्लैंड। तो अब जब ब्रिटेन्स आफ्टर लिविंग विद ब्रिटेन्स के साथ रहते रहते एंगल्स और सैक्सन्स ने क्या किया, उनके जो गवर्नमेंट अफेयर्स थे उनमें भी मदाखलत शुरू कर दी थी, उनमें हिस्सादारी जो है शुरू कर दी थी, पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी। अब एंगल और सैक्सन्स में जो सबसे पहला किंग बना था वो है अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसेक्स, ठीक है। वो एंगल और सैक्सन्स में से था, ये आपने याद रखना है। और जैसे ही ये बंदा पावर में आया, इसने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज और लिटरेचर को जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये ट्राइब्स भी आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइकिंग्स की। अब वाइकिंग्स कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, उन्होंने कितने जो है वो कितना अरसा ब्रिटेन पे हुकूमत की और दोबारा फिर वापस चले गए। तो वाइकिंग्स में आपको बता दूं स्कैंडिनेविया जो इलाका था वहाँ से आए थे, जो आज के दौर में हम डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, इन तीनों को मिला के हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये उन इलाकों से आए हुए लोग थे। इन्होंने ब्रिटेन को जो है वो इन्वेड किया था इन 793 में। और इनका जो लास्ट किंग था वो हैरल्ड हार्डाड्राडा था, जिसको जो है वो डिफ़ीट किया था इंग्लिश किंग ने, जिसका नाम है हैरल्ड सेकंड ने। और ये कब डिफ़ीट किया था? 1066 में, ठीक है। अब 1066 ही सेम ईयर था जब इस एंग्लो सैक्सन जो किंग था हैरल्ड सेकंड, उसको भी डिफ़ीट जो है वो डिफ़ीट का सामना करना पड़ा था। और उसको डिफ़ीट किसने किया था? उसको एंग्लो जो है वो नॉर्मन्स का जो किंग था विलियम द कंकर, उसने उसको डिफ़ीट किया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितने भी वहाँ पे इंग्लिश लोगों की हिस्ट्री थी, यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उनके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन्स के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, किस किस्म के ये लोग थे, इनके जो है वो पसंदीदा चीज़ें क्या थी, कौन सी ख़ास ट्रेड्स खुसूसियात इनमें पाई जाती थी। तो अब इनका ज़िक्र हमें मिलता कहाँ से है? इनका ज़िक्र हमें इनके लिटरेचर से मिलता है। ये किस किस्म के लोग थे, ठीक है। इनकी ज़िंदगी का अक्स हमें इनके लिटरेचर से मिलता है। सबसे पहले बात जो पता चलती है वो ये है कि ये पर्सनल फ्रीडम के फेवर में थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि एक इंसान है और उसकी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है वो फ्रीडम है, उसकी ज़ाती। दूसरी चीज़ जिसके बारे में जो है वो हमें पता चलता है एंग्लो सैक्सन्स के बारे में, वो ये है कि ऑनर और ग्लोरी को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे। उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी वो यही था कि एक ख़ास किस्म का स्टेटस, एक ग्लोरी, एक अज़मत, एक जो है वो ऑनर को हासिल करना, करेज को दिखाना, हौसले को, हिम्मत को दिखाना, इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे। और जो तीसरे नंबर पे है कि वो नेचर को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे, नेचर से बहुत ज़्यादा सीखते थे, नेचर को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, नेचर का अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर महसूस करते थे, ठीक है। तो वो नेचर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, ये आपने याद रखना है। और जो फोर्थ नंबर पे वो चीज़ है कि वो औरत को रेवरेंस का मतलब होता है इज़्ज़त, ठीक है, इज़्ज़त, ताज़ीम देना, रिस्पेक्ट देना। तो वो औरत को बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त दिया करते थे, इज़्ज़त वाली एक ऐसी जो है वो मखलूक उसे समझा करते थे।
ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो उनकी ट्रेड्स थी, एंग्लो सेक्शंस थी, ठीक है, जो हमें उनके लिटरेचर के ज़रिए पता चलती है। नेक्स्ट है एंग्लो सेक्शन के जो है वो किंग्स के इस पीरियड में जितने भी किंग्स ने यहाँ पे रूल किया। तो सबसे पहले नंबर में अल्फ्रेड द ग्रेट आ रहा है। इसने 871 से 899 तक हुकूमत की है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड भी इसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पे एडवर्ड द एल्डर है, जिसने 899 टू 924 तक यहाँ पे रूल किया। देन थर्ड नंबर पे अथल्स्टन है, 924 से 939 तक इसने रूल किया। एडगर है फोर्थ नंबर पे, 939 टू 1013 तक इसने यहाँ पे रूल किया। और फिफ्थ नंबर पे डेंस है, जिसने 1013 टू 1016 तक यहाँ पे रूल किया। उसके बाद है कैन्यूट है, कैन्यूट ने 1016 टू 1035 तक। हेरल्ड वन ने 1035 टू 1040 तक यहाँ पे हुकूमत की। और हार्दा कैन्यूट ने यहाँ पे 1040 टू 1042 तक यहाँ पे जो है वो रूल किया। और जो है वो नाइन्थ नंबर पे हमारे पास एडवर्ड द कन्फेसर आ रहा है, 10 जो है वो 42 टू 1066 तक यहाँ पे इसने रूल किया। और एंड पे एंग्लो सैक्सन किंग है हेरल्ड सेकंड, इसने 1066 में ही जो है वो हुकूमत को संभाला या फिर किंग बना। और इसी जो है वो साल में ही इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसको शिकस्त किसने दी? इसको नॉर्मन जो किंग था, जिसका नाम है विलियम द कंकर, ठीक है, उसने इसको शिकस्त दी। और फिर वहीं से ही आगे नॉर्मन पीरियड का वहीं से आगे फिर नॉर्मन जो है वो पीरियड का आगाज़ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ ये कि अब जो अल्फ्रेड द ग्रेट है, जैसे ये पावर में आया, एंग्लो सैक्सन्स में से था, तो इसने लैंग्वेज और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। अब आपको शुरू में बताऊं तो ब्रिटन्स जो यहाँ के शुरू में रहने वाले लोग थे, ये जो है वो लैटिन बोला करते थे, ठीक है। और इनका रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी था। अब जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे ये यहाँ पे आए तो ये जर्मैनिक लैंग्वेज भी बोला करते थे। और जब इन्होंने इकट्ठे मिलकर रहना शुरू कर दिया तो जर्मैनिक और सेल्टिक लोगों की जो लैटिन लैंग्वेज थी, जो रोमन्स के यहाँ आने के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, उन लैंग्वेज का, इन दोनों लैंग्वेज का इन्फ्यूजन जो है वो इंग्लिश की सूरत में निकला, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे वजूद में आई, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज भी कहते हैं। और यहाँ के जो द लैंड ऑफ एंगल्स है वो उस लिहाज से इंग्लैंड कहलाई, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। अब आपने जितने भी यहाँ पे किंग्स डिस्कस किए हैं, इनमें से कुछ किंग्स, ज़्यादातर किंग जो है वो एंग्लो सेक्शंस में से थे। और जो है वो कुछ किंग्स जो 3 या मेरे ख्याल से 4 किंग्स हैं जो वाइकिंग में से थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्लो सेक्सन पोइट्री की। तो एंग्लो सेक्सन पोइट्री जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? तो वो ओरल ट्रेडिशन से हुआ, ठीक है। आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्योंकि प्रिंट मीडिया तो था नहीं, तो लोग सिर्फ एक दूसरे को सुनाया करते थे, ठीक है, गाने गाया करते थे और जो है वो पढ़ा करते थे, बस यही था, लिखने का जो है वो नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंग्लो सेक्सन पोइट्री का मतलब जितनी भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती हैं, कि वो लोग जो है वो हाथ से लिखी हुई चीज़ें उनकी दरियाफ्त हमें हुई हैं, मिली हैं, और वहीं से उनकी पोइट्री का पता चला है। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हाथ से लिखे जाते हैं, ठीक है। अब एंग्लो सेक्सन्स ने जो पोइट्री लिखी वो 3 किस्म की थी, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। पहला हीरोइक पोइट्री, सेकंड है लिरिकल पोइट्री, एंड थर्ड वन इज़ रिलीजियस पोइट्री। हीरोइक पोइट्री किस किस्म की होती है? जिसमें हीरोइज़म बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें जो है वो जिसे कहते हैं कि उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते हैं, उनके जो बड़े बड़े फिगर्स हुआ करते हैं, ठीक है, उनके जो थीम्स डिग्निटी पे, ऑनर पे, ठीक है, करज के थीम्स उनके हुआ करते हैं, उन पे बात होती थी, ठीक है। और उनके जो फियरलेस फाइटर्स हैं उनके बारे में बात होती थी, उनके जो नाइट्स हैं उनके बारे में बात होती थी, ठीक है। तो ये सारा इस किस्म की जो पोइट्री होती है वो हीरोइक पोइट्री कहलाती है, जिसमें बड़े बड़े थीम्स होते हैं। लिरिकल पोइट्री क्या होती है? जिसमें सोरो, ठीक है, हार्डशिप्स, हैप्पीनेस, ग्रीफ, ठीक है,
मतलब कि ये जो इंसान की ज़िंदगी जिस चीज़ का मजमुआ है कि उसमें खुशी है, उसमें गम है, उसमें उम्मीदी है, उसमें नाउम्मीदी है, ठीक है, उसमें ये सारे जज्बात जो है वो मतलब कि जो खुशी वाले जज्बात हैं, जो है मतलब गमी वाले जज्बात हैं, वो सारे जज्बात मिलते हैं तो फिर लिरिकल पोइट्री बनती है। तो वो भी ज़ाहिर बात है इंसान थे, और इंसान चाहे किसी भी दौर का हो, उसको इन सारे जज्बात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस किस्म की जो पोइट्री होती है उसको लिरिकल पोइट्री कहते हैं। उसके बाद है रिलीजियस पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री में अब आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो ब्रिटेन्स थे, ये ब्रिटेन्स जो है वो पैगन्स थे, मतलब कि पैगन्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, ठीक है, ये पैगन्स थे। लेकिन यहाँ पे जब रोम की हुकूमत आई, रोमन एम्पायर ने यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई किया ब्रिटेन को, तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी भी ले आए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ब्रिटेन्स के लोग और फिर बाद में आने वाले एंगल सेक्शंस के लोग जो है वो ये थोड़े से मजहबी हो गए थे, ठीक है, मतलब कि ये क्रिश्चियन हो गए थे, या इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था उसको, ठीक है, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने जो है वो पोइट्री जो लिखी वो थोड़ी सी क्रिश्चियन थीम्स को लेके लिखी। लेकिन आपको बता दूं, अगर पैगन्स वो थे तो पैगन्स के भी कुछ अपने बिलीव्स होते हैं, तो वो जब पैगन्स थे तो वो उन बिलीव्स के मुताबिक लिखा करते थे, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर बाद में जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया तो फिर वो बाइबल्स के जो थीम्स हुआ करते थे, क्राइस्ट के जो थीम हुआ करते थे, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इस दौर में पोइट्री जो है वो 3 किस्म की थी। अब यूज़ ऑफ अलिट्रेशन, अब हम कुछ जो फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो किसी भी पोइट्री को खूबसूरत बनाती हैं। तो वो अलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, ठीक है। उसके बाद है रेपिटेटिव साउंड पैटर्न बहुत ज़्यादा उनकी पोइट्री में आपको मिलता है। अब अलिट्रेशन क्या है तो आपको पता है, जो अब अलिट्रेशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन होती है उसको कहते हैं अलिट्रेशन किसी एक वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साउंड पैटर्न का बार बार रिपीट होना, ये भी रिदम पैदा करता है वर्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उसके बाद एक और करेक्टरिस्टिक है इनकी पोइट्री के, सेसूरा के नाम से, कि ये बहुत ज़्यादा सेसूरा यूज़ किया करते थे। अब ये क्या होता है कि ये एक लंबा पॉज होता है जो आप एक सेंटेंस के दरमियान में लेते हो या फिर एक वर्ड्स के दरमियान में लेते हो, ठीक है, उसको कहते हैं। यूज़ ऑफ एलिग्री का यूज़ किया करते थे, एल्यूजन्स, हिस्ट्री के जो है वो रेफरेंस यूज़ किया करते थे, और भी बहुत सी रिटोरिकल डिवाइसेस थी ये जो ये अपनी पोइट्री में यूज़ किया करते थे। एंड लास्ट पे है यूज़ ऑफ कैनिंग्स। अब कैनिंग्स का इस्तेमाल किया करते थे, तो ये कैनिंग्स क्या होती हैं, ये भी एक आप रिटोरिकल डिवाइस कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंपाउंड वर्ड्स होती हैं या जिसको हम फ्रेजेस कहते हैं। अब ये इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन या मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप 2 वर्ड लें और उस 2 वर्ड को आप उन 2 वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए किसी भी आइडिया को वो मतलब किसी आइडिया को, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी कॉमन सी चीज़ को जो है वो इंडिकेट करें, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कैनिंग्स है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि हम किसी ऐसे बंदे को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेशन किसी ऐसे बंदे की तरफ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बुक वॉर्म है, जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा है। तो ये बुक वॉर्म, अब ये क्या है, ये 2 वर्ड्स लिए हैं, उनको फ्रेज़ हमने बना दिया है, उनको कंपाउंड वर्ड्स बना दिया है, तो ये हम क्या है, ये कैनिंग्स इसको कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो हम चीज़ एक्चुअल में जो होती है उसको हम उस नाम से नहीं पुकारते या उस आइडिया को, ठीक है, हम उसके उसके हम एक और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को या किसी भी आइडिया को उसके एक्चुअल नाम से नहीं पुकारते, बल्कि उसके लिए कुछ जो है कोई फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कोई कंपाउंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा और जिसे कहते हैं ना इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा फेमस बनाने के लिए, और ज़्यादा अम्यूज़ पैदा करने के लिए, ठीक है, अम्यूज़मेंट पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो कैनिंग्स का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हम जो है वो स्पैन
रोड ये एक ऐसा कैनिंग है जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री में यूज़ होता है। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, सी को कहते हैं, समंदर को कहते हैं, ठीक है। अब समंदर के लिए उन्होंने वर्ड कौन सा यूज़ किया है, मतलब कि कोई फ्रेज़ यूज़ की है, कंपाउंड यूज़ किया है, वो क्या है, स्वैन जो है वो स्वैन रोड का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें उनकी पोइट्रिक्स में मिलती हैं। कितनी किस्म की थी, अलिट्रेशन है, रैपिटिव साउंड पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब फेमस पोइट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे कैडमन है। कैडमन एक रिलीजियस पोइट था और ये सीरीज़ में गाया करता था किस चीज़ के बारे में, अबाउट मैन फॉल के बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, स्टोरी ऑफ फेथ के बारे में, गॉड के बारे में और इंसान की जो फेट है उसके बारे में ये गाया करता था, ठीक है। और इसकी जो फेमस पोइटिकल वर्क है वो हाइम है। तो ये कैडमन अपने हाइम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा वर्क जिसका जो है पैराफ्रेज है। अब पैराफ्रेज क्या है, ये कलेक्शन है 3 पोइम्स की, ठीक है। अब वो 3 पोइम्स कौन सी हैं, सब पहले नंबर पे है जेनेसिस है, एक्सोडस है और डैनियल, ये तीनों पोइम्स मिलती हैं और पैराफ्रेज जिसका पोइटिकल वर्क बनता है। दूसरे नंबर पे है साइन वुल्फ, तो ये भी एक रिलीजियस पोइट था, ठीक है। और ये इसके जो फेमस पोइम्स हैं वो हैं द क्राइस्ट, द डेट ऑफ अपोस्टल्स, जूलियाना एंड इलीन, ये इसके पोइटिकल फेमस वर्क्स हैं। तो आपको बता दूं कि ये दोनों जो है वो जब क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था तो ये जो है वो इनके बिलीफ्स जो थे उनके मुताबिक लिखा करते थे, और जैसे ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया तो ये जो है वो बाइबल्स के बारे में, क्राइस्ट के बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब फेमस पोइम्स और भी है बहुत इस एज की हैं, लेकिन उनके राइटर्स कंफर्म नहीं, उनके पोइट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन चूँकि वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, उनके थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे जो पोएम है जो फेमस है जो वो ब्यूवॉल्फ है। ब्यूवॉल्फ एक जो है वो हीरोइक पोएम है, एपिक पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है, ठीक है, इस वर्क की, और ये वर्क कंप्लीट फॉर्म में है, ठीक है। एक नाइट की स्टोरी है और इसकी जो लाइंस है वो जो है वो 3182 लाइंस है, लेकिन इसके राइटर के बारे में कंफर्म नहीं है। दूसरे नंबर पे है वॉल्डियर, थर्ड नंबर पे है विटसित, द फाइट एट फिनसबर्ग, द बैटल ऑफ ब्रूननबर्ड एंड द बैटल ऑफ मेल्डन। 6 नंबर पे है द वॉन्डरर, 7th पे है द सी फेरर एंड द 8th पे है द वाइफ्स लेमेंट एंड द 9th पे है द डूअर्स लेमेंट एंड द 10th पे है द हस्बैंड्स मैसेज एंड द 11th नंबर पे पोएम जो है वो द ड्रीम्स ऑफ द रूड। अब द ड्रीम्स ऑफ द रूड के बारे में कहा जाता है कि इसका थीम जो है वो रिलीजियस थीम है इसका। इसमें क्राइस्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। बाइबल के बारे में बात की गई है कि बाइबल्स के कुछ थीम्स को इसमें डिस्कस किया गया, इसलिए इसको जो है वो जोड़ा जाता है कि ये या तो ये साइन वुल्फ की है या कैडमन की है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसका राइटर बेसिकली इन दोनों में से भी कोई है या नहीं है, लेकिन थीम्स के लिहाज से उसके साथ जो है वो उन दोनों के साथ इसको जो है वो मुंसलिक किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोइम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। और ब्यूवॉल्फ तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अपने थीम्स को लेके और अपनी जो है वो हीरोइज़म को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की थीम्स। एक्चुअल में ये जो स्लाइड है ये मुझे मैंने जो है वो पोइट्री से पहले डिस्कस करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इनके थीम्स हुआ करते थे वो हीरोइक पोइम्स लिखा करते थे, और इनकी हीरोइक पोइम्स फाइट के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, नाइट्स के बारे में हुआ करती थी, रिलीजियन के बारे में लिखा करते थे। अब रिलीजन में मैं आपको पहले ही पोइट्री में बता चुकी हूँ कि अबाउट फेथ ऑफ मैन, गॉड के बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, हेवन के बारे में, लाइफ के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, और क्राइस्ट के दोबारा फिर रिटर्न इन वर्ड के बारे में लिखा करते थे, रीडर्स लिखा करते थे, क्रॉनिकल्स लिखा करते थे। अब जैसे सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ पे हो रहे थे उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था, ठीक है, और इसके लिए वो क्रॉनिकल्स लिखा करते थे। वर्चूज़ के बारे में लिखा करते थे, सरमन्स, पॉलिटिकली सरमन्स वहाँ पे जो है वो होते जा रहे थे, लोग देते जा रहे थे, रिलीजियस सरमन्स वहाँ पे होते थे, तो वो उनको सबको रिकॉर्ड करते थे, तो वो सरमन्स लिखा करते थे। हिस्ट्री के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में, अपने फियरलेस फाइटर्स के बारे में लिखा करते थे। तो ये सारे एंग्लो सैक्सन के इम्पॉर्टेंट थीम्स थे जिनके बारे में वो लिखा करते थे। और हम अगर इनकी पोइम्स को पढ़ें, इनके प्रोज राइटिंग्स को पढ़ें, तो हमें इसी तरह के थीम्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में पोइट्री के थीम्स पूछ लेते हैं, प्रोज़ राइटिंग के थीम्स पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये हमारी स्लाइड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको हम मैं पोइट्री के बाद ही ऐड कर लेती हूँ, कोई लेकिन ऐड करना लाजमी था। ठीक है, अब आपने जो है वो नेक्स्ट हम ये तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह का हीरोइज़म वहाँ पे था। ठीक है, किस तरह की उनकी पोइम्स में आपको वो सारा कुछ, उनके जितने भी फिगर्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, हिस्टोरिकल फिगर्स थे उनके, ठीक है, वो वहाँ पे, और माइथोलॉजिकल फिगर्स भी हमें मिलते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है रोमन्स का और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है उन पे, रोमन्स का, ग्रीक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास है एंग्लो सैक्सन पोइट्री। अब एंग्लो सैक्सन पोइट्री को इवन कि इस एज को कहा जाता है वॉज द एज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंग्लिश प्रोज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी एज में जो है वो इंग्लिश प्रोज का आगाज़ हुआ था। अब क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंग्लैंड दैट फोर्स द नेटिव टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोज। मतलब जैसे ही इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है, उनका इंटरेस्ट हुआ रिलीजियन में, ठीक है, और उन्होंने बाइबल्स के बारे में और फिर क्राइस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो फिर उनको जो है वो प्रोज़ की अहमियत का एहसास हुआ और लोगों ने फिर इसकी जो है वो इसमें लिखना शुरू कर दिया। और इसमें अल्फ्रेड द ग्रेट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो किरदार अदा किया है कि उसने क्या किया कि क्लासिक्स वर्क, मतलब जितने भी क्लासिकल वर्क्स थे या रोमन के या ग्रीक लिटरेचर को उसने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जो अल्फ्रेड द ग्रेट था वेसेक्स से, इसने ये सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो पोटेंशियल है कि ये एक बहुत बड़ी लैंग्वेज, एक मशहूर लैंग्वेज बन सकती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने ड्यूरेशन में, ठीक है, और अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके इसने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया जितना भी लैटिनाइज लिटरेचर था, मतलब कि लैटिन में लिखा हुआ लिटरेचर था जिसको हम रोमन लिटरेचर भी कहते हैं, या फिर ग्रीक में लिखा हुआ लिटरेचर था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और इसी ने जो है वो अपनी रूलिंग के दौरान ही जो है वो इसको लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया था। अब जितने भी इम्पोर्टेंट और फेमस प्रोज राइटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसी का नाम आता है अल्फ्रेड द ग्रेट का, जो इंग्लैंड का फर्स्ट किंग था। ठीक है, 871 से 899 तक इसने यहाँ पे हुकूमत की। और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, ठीक है, प्रोज वर्क्स थे, वो बेसिकली ट्रांसलेटेड वर्क थे जिसको इसने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है कोरा पेस्ट्रलिस, ठीक है, ओरोसियो यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, बेड्स एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, पोप ग्रेगरीज शेफर्ड्स बुक, पोथियस कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी, ब्लॉसम्स, द लॉस, सेंट्स ऑगस्टन्स, द सोलिलोकीज, एंड द लास्ट वन इज़ एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे जिनको इसने जो है वो, अब ये जो आपको पहले सारे वर्क मिलते हैं ये सारी ट्रांसलेशंस थी। ठीक है, लैटिन वर्क्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन थी। जो एंड पे वर्क है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये लिखा ही इंग्लिश में गया था और ये एंग्लो सैक्सन्स के बारे में था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स थे इस एज के, और ये पहले नंबर पे अल्फ्रेड द ग्रेट था। नेक्स्ट पे हम जो है वो बात करेंगे जो दो आगे प्रोज राइटर्स होते हैं वो भी फेमस थे, लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम अल्फ्रेड द ग्रेट की बात करेंगे। और अगर हम ओरिजिनेटर की बात करेंगे, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रोज राइटिंग इन इंग्लैंड, ठीक है, इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, तो हम अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट थे। अब द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो लास्ट पे है, जो बेसिकली लिखा ही ओल्ड इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश में था, तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और इस किंग को भी आपने याद रखना है कि ये इंग्लैंड का पहला किंग था। 871 से 899 तक इसने हुकूमत की थी। नेक्स्ट हमारा प्रोज राइटर है अल्फेरिक। अल्फेरिक प्रीस्ट था, सरमन्स लिखा करता था और इसने ओल्ड टेस्टामेंट
जो था, ठीक है, उसका एक बहुत ही मुख्तसर वर्जन लिखा था। एंड एंग्लो जो ओल्ड इंग्लिश जिसको हम एंग्लो सैक्सन इंग्लिश भी कहते हैं उसमें लिखा था, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो प्रोज राइटर है वो है वुल्फस्टन। ये भी सरमन्स लिखा करता था, ठीक है। आर्क बिशप्स था, ये लॉ कॉर्ड्स लिखा करता था। और इसने जो है वो सोसाइटी पे एक ट्रीटाइज भी इसने लिखा था सोसाइटी पे एक। और भी बहुत से इसके जो है वो प्रोज राइटिंग के वर्क्स हैं। और अब इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड का। नेक्स्ट हम एंग्लो नॉर्मन के बारे में बात करेंगे। और एंग्लो सैक्सन्स में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो पोइट्री टॉप पे थी, ठीक है, और दूसरा ये था कि इंग्लिश प्रोज का ओरिजिन जो है वो इस एज में हुआ था। और इंग्लिश लैंग्वेज ने जो है वो एज आ रिलीजियसली और लीगली और ऑफिशली पर्पजेज़ के लिए जो है वो एक लैंग्वेज का स्टेटस हासिल करना शुरू कर दिया था विद द ग्रेट एफर्ट्स ऑफ किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जो इंग्लैंड का फर्स्ट जो है वो किंग था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और एक आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो है वो वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।